सेपरेट कर करके अलग अलग सेपरेट जहां भी वो इंफॉर्मेशन को जाना है, जहां उनके सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के पास भेजने का काम करता है। तो एज अ रिसेप्शनिस्ट थैलेमस हमारे जो है ब्रेन में काम कर रहा है। आज हम बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम की। जरा ध्यान से देखना है कि लिम्बिक सिस्टम क्या है। अब जिन लोगों को हमारा वॉइस नहीं आ रहा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों के मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आप लोग सुनते नहीं है, ठीक है ना। ऑल म्यूट करना हम भी नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है हमारी वॉइस जो है वो कम हो जाएगी, बार बार हम बोलते हैं। लेकिन आप लोग जब नहीं सुनेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। अब आज हम बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम में हमने क्या करा है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस हमारा कल हो गया था। आज ओवरऑल हम लिम्बिक सिस्टम की बात करेंगे। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तीन मेजर पार्ट में हमने लिम्बिक सिस्टम को डिवाइड किया है। पहला पार्ट था हमारा एमिगडेला, एमिगडेला। दूसरा था हमारा हिप्पोकैम्पस। तीसरा था हमारा हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम को अगेन हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। अब देखिए लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली है क्या। लिम्बिक सिस्टम ह्यूमन बीइंग में या हमारे ब्रेन में, ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में वो पार्ट है जो कि इंसानों को इंसान बनाता है, ठीक है ना। इंसानों को इंसान बनाता है मीन अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें एक रोबोट और एक इंसान में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप लोग जो है 1 मिनट, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, जो इंसानों को, जो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बनाता है। बिकॉज ऑफ यदि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम रोबोट से अलग हैं, वो है लिम्बिक सिस्टम के कारण, ठीक है ना। जैसे कि यदि हम देखें एक रोबोट यदि है, ठीक है ना, रोबोट भी वही सब काम कर सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग कर लेता है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग और एक रोबोट में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आ पा रहा है लिम्बिक सिस्टम के कारण। क्योंकि हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है, रोबोट्स जो होती हैं, जो मशीन्स जो होती हैं, उनके अंदर लिम्बिक सिस्टम नहीं होता। तो ह्यूमन बीइंग है, रोबोट नहीं है, बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम करता क्या है देख लेते हैं। इसके हमने तीन पार्ट देखे हैं। पहला पार्ट है हमारा एमिगडाला। एमिगडाला के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के इमोशंस जो होते हैं, है ना। देखिए हमारे और रोबोट में क्या डिफरेंस है। हमारे अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, है ना। हम गुस्सा होते हैं, हम खुशी भी होते हैं, हम जॉय करते हैं, है ना, खुशी मनाते हैं। हम सैड भी हो रहे हैं, टेंशन में भी है, ये क्या है, ये सब इमोशंस हैं, डेली इमोशंस है। तो इमोशंस वाला जो पार्ट होता है वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर रहेगा, है ना। मतलब लिम्बिक सिस्टम में भी कहा, एमिगडाला के अंदर। तो एमिगडाला में हमें जो है क्या क्या रहेगा, एंगर, जॉय, ठीक है ना, हैप्पीनेस, सैडनेस, सैडनेस। तो जितने भी इमोशंस हैं, डेली इमोशंस हैं, ओवरऑल हम बात करें इमोशंस, तो इमोशंस किससे रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग में इमोशंस जो रिलेटेड होते हैं वो किससे रिलेटेड है, वो है एमिगडाला। मतलब एमिगडाला वाला जो पार्ट होता है, एमिगडाला ह्यूमन बीइंग में किसको देखता है, वो हमारे डेली इमोशंस को देख रहा होता है। तो इमोशंस कहाँ से आते हैं, हमारे ब्रेन में। इमोशंस कहाँ से आएंगे, एमिगडाला वाले पार्ट से आएंगे, ठीक है ना। तो एमिगडाला में हमारे डेली इमोशंस रहेंगे। देन अब बात करें हिप्पोकैम्पस की, तो हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, हिप्पोकैम्पस हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड रहता है। ये हमारा
हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस में क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हिप्पोकैम्पस में क्या है, ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है। हमारी लॉन्ग जो है लॉन्ग टर्म जो जो मेमोरी होती है वो कहाँ पर है, वो हिप्पोकैम्पस का पार्ट है। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स क्या हुआ, देखिए दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कोई भी चीज है ना, कोई भी यदि हम हमारे मेमोरी में कोई भी जो है सेंसेशंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो सेंसेशंस कहाँ आएंगे, या कोई भी हमारी जब मेमोरी का पार्ट बनता है कोई भी थिंग, तो वो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्चुअली किससे रिलेटेड है, वो हमारे हिप्पोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम में जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट है, उससे रिलेटेड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। वो एमिग्डाला किससे रिलेटेड है, हमारे डेली इमोशंस जो होते हैं, एंगर हुआ, सैडनेस हुई, जॉय हुई, हैप्पीनेस हुई, ठीक है ना, और जितने भी टाइप के इमोशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग में, जितने भी इमोशंस, वो इमोशंस किससे रिलेटेड होते हैं, एमिग्डाला से रिलेटेड। एमिग्डाला से रिलेटेड से मतलब है कि इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, हमारे एमिगडेला वाले पार्ट से आ रहे हैं। मतलब एमिगडेला हमारे इमोशंस को संभाल रहा होता है, इमोशंस जो है वो यहाँ से आते हैं। और हिप्पोकैम्पस में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे कि अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम और क्या कह सकते हैं, जैसे कि हम हमारा नाम कभी नहीं भूलते, हम हमारे पेरेंट्स का नाम कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। या फिर हम हमारे पेरेंट्स का फेस कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। हो सकता है कि आप जो है किसी मित्र का, जो आपको 20 साल पहले मिला हो, उसका फेस आप भूल जाओ कि वो उसका फेस कैसा था। या फिर आप जब स्कूल्स में पढ़ते थे, ठीक है ना, जब आप पहली दूसरी या थर्ड स्टैंडर्ड में रहे होंगे, तो उस समय आपका कोई मित्र रहा होगा, उस मित्र का फेस अब धुंधला हो गया होगा, वो कभी आप भूलेंगे नहीं। लेकिन आप अपने पेरेंट्स का फेस कभी नहीं भूलेंगे, है ना। भले ही मतलब अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स से दूर भी रहते हैं, 5 साल 10 साल से आप या साल भर से आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिले, तो भी हम उनका फेस कभी नहीं भूलेंगे, बिकॉज ऑफ जो चीजें हम कभी नहीं भूल रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो भी चीजें, है ना, हम कभी भूलते नहीं है, इट मीन्स वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो जो भी चीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर है, वो चीज हम कभी नहीं भूलते। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजें हम भूल जाते हैं। कई तो बार होता है ना, कल हमने पढ़ा था आज हम भूल गए, ठीक है ना। मान लो हमने कल कोई चीज देखी, आज हम भूल गए, याद ही नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर नहीं जा पाई। वो कहाँ तक सीमित थी, सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी तक सीमित थी। तो कोई भी चीजें पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला पार्ट कौन देख रहा होता है, हमारा हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को देख रहा होता है, या लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड होती है। तो इन सिंपली एमिग्डाला हो गया हमारे इमोशन से रिलेटेड, हिप्पोकैम्पस हो गया हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड, है ना। जैसे कि अभी हमने बताया था हमारा नाम, है ना, हमारे पेरेंट्स का नाम हम कभी नहीं भूलते, बिकॉज ऑफ वो चीजें कहाँ पर है, हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर है। अब बात करें हाइपोथैलेमस, तो अभी हमने रिसेंटली एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ ही लिया है। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हमने देखा था हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज हम और बता दें कि ये जो हाइपोथैलेमस है और जो एमिग्डाला है, ये एक दूसरे के साथ को रिलेट होके काम करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, को रिलेट होके काम करेंगे। कौन कौन से, हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला। तो हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला क्या कर रहे हैं, ये और ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट होके काम करते हैं। कैसे कोरिलेट होके काम करते हैं, बिकॉज ऑफ हम जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है, जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लो किसी को एंगर, कोई गुस्से में है, किसी को गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आने के लिए क्या होगा, हार्मोन सिक्रेट होंगे। या कोई जॉय में है, कोई खुश है, कोई सैड है, कोई टेंशन में है। तो जब हम किसी इमोशंस में होते हैं, तो वो इमोशंस को मेंटेन कौन करते हैं, वो इमोशंस आ क्यों रहे हैं, इमोशंस एमिग्डाला से रिलेटेड तो है ही, लेकिन वो इमोशंस आ क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी सिचुएशंस के लिए, पर्टिकुलर किसी डेली इमोशंस के लिए, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करेगा। जब हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ठीक है ना, तो वो हार्मोन्स क्या करेंगे,
इन जो हमारे डेली इमोशंस हैं इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रिसेंटली अभी अपन ने लास्ट चैप्टर में ही रिप्रोडक्शन से पहले जो है हाइपोथैलेमस के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वहां हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो लिम्बिक सिस्टम आपको अब समझ में आया होगा कि लिम्बिक सिस्टम कर क्या रहा है। तो एक्चुअली ओवरऑल जब हम लिम्बिक सिस्टम को हमारा देखेंगे, तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है लिम्बिक सिस्टम की स्टडी करने के बाद, कि लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली कर क्या रहा है। ये हमें ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बना रहा है। बिकॉज ऑफ ये जो जितनी भी चीजें हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर हार्मोन्स या फिर ये हमारे डेली इमोशंस, ये किसी रोबोट में किसी मशीन में नहीं मिलेंगे। ठीक है। बाकी ये सिर्फ जो है इंसानों में या ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में इमोशंस नहीं होते, एनिमल्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, बिकॉज ऑफ उनके अंदर भी लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम, ये तीन चीजें हो गई, फिर से हम जो है रिवाइज करवा देते हैं कि लिम्बिक सिस्टम में क्या हो गया। लिम्बिक सिस्टम में तीन चीजें हो गई हैं हमारी। कौन कौन सी, एमिकटेला हो गया, एमिकटेला हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। हिप्पोकैम्पस हो गया, हिप्पोकैम्पस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज को कंट्रोल कर रहा है। और हाइपोथैलेमस हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। और ये हार्मोन्स जो है किससे कोरिलेट हो रहे हैं, एमिकटेला से, है ना। क्योंकि एमिकटेला जब क्या करेगा, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, और इमोशंस जो रिलेटेड होते हैं वो किससे होते हैं, हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा। तो ये हो गया हमारा डायंसेफेलोन का पार्ट था। डायंसेफेलोन में हमने दो चीजें देखी थी, है ना। टेलेंसेफेलोन के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। टेलेंसेफेलोन में हमने चार लोब देख लिए थे, उन चार लोब के हमने पर्टिकुलर फंक्शन भी देख लिया था। और आज हमने अभी देखा लिम्बिक सिस्टम के बारे में। तो ओवरऑल ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट आज कंप्लीट हो गया अभी, कि फोर ब्रेन में किस तरह से फोर ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। 1 मिनट। सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर वॉइस प्रॉब्लम, सर वॉइस प्रॉब्लम। कुछ नहीं करेंगे हम तो, म्यूट करके ही पढ़ाएंगे, बिकॉज ऑफ आप लोग बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज नहीं आ रही है तो चलिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, मिड ब्रेन की। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन का हमने दोनों पार्ट देख लिए, टेलेंसेफेलॉन भी देख लिया और डायंसेफेलॉन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन एक्चुअली क्या होता है। मिड ब्रेन एक हमारे ब्रेन का छोटा सा पार्ट है ना। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पार्ट हमारा कौन सा होता है, फोर ब्रेन। देखिए, यहाँ पर हम ब्रेन बना देते हैं। जब हम ब्रेन को जब देखेंगे तो इस तरह से हमारा ब्रेन रहेगा, इस तरह से होता है ना ब्रेन। तो ये पूरा पार्ट, ये था हमारा फोर ब्रेन का पार्ट, ये है हमारा फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन एक बड़ा पार्ट होता है। फोर ब्रेन क्या होता है, एक बड़ा पार्ट होता है। फिर इसके नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट है ब्रेन का, एक छोटा सा पार्ट है जो कि बीच में है। और मिड ब्रेन के बाद फिर क्या, यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, ये है पोन्स और ये है मेड्यूला। ये क्या है, मेड्यूला। तो ये है पोन्स और ये नीचे क्या है, मेड्यूला। और यहाँ पीछे की ओर क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेरिबेलम। देखिए, हमने तीन पार्ट देखे थे। ठीक है ना, हमने तीन पार्ट देखे थे, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में हमने तीन पार्ट कौन कौन से देखे थे, पहला हमने फोर ब्रेन देखा। ये जो फर्स्ट नंबर पे है, ये हमारा फोर ब्रेन। एक बड़ा पार्ट हमारा है, फोर ब्रेन का बड़ा पार्ट है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने दो देखे थे कि टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। तो ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन। देन सेकंड नंबर का पार्ट हमारा क्या हो जाता है, मिड ब्रेन। तो आप मिड ब्रेन देख पा रहे हो कि बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है ना, इतना सा पार्ट होता है मिड ब्रेन। फिर उसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये है हमारा थर्ड नंबर का पार्ट। थर्ड नंबर का पार्ट ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में हमने तीन चीजें देखी है ना, हमने देखा था। हाइंड ब्रेन में हमने तीन कौन कौन से पार्ट देखे थे, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो पोन्स, मेडुला, पीछे की ओर ये सेरिबेलम। अब हम बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की। फोर ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया। अब
बात करेंगे हम मिड ब्रेन, तो बार बार हम बोल रहे हैं मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है। और ह्यूमन बीइंग की यदि हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई फंक्शनल इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसका होता नहीं है, कोई फंक्शन ये ज्यादा परफॉर्म करता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या काम करेगा, ये सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिड ब्रेन करता क्या है, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से जोड़ने का काम करता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ऊपर की ओर ये हमारा फोर ब्रेन है, नीचे की ओर हमारा कौन सा ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। तो इनके बीच वाला पार्ट हमारा मिड ब्रेन हो जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, सीधी सी बात है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम कर रहा है मिड ब्रेन। और क्या होती है, जब स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना ब्रेन के पास, कहाँ से, जैसे कि टच, किसी ने टच किया या आउटर एटमॉस्फेयर से जब इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो वो हाइंड ब्रेन से होती हुई मिड ब्रेन में जाएंगी, और मिड ब्रेन से कहाँ चली जाएंगी, फोर ब्रेन में। तो ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, पुल, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना, एक ब्रिज है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जैसे एक पुल होता है, एक ब्रिज होता है, एक रास्ता होता है, जो कि हमारे फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम कर रहा है। बस इतना ही काम है इसका। और बाकी इसका ह्यूमन बीइंग के अंदर तो कोई काम नहीं है ना। इंसानों में यदि हम देखें तो इंसानों में मिड ब्रेन का कोई ज्यादा इतना ज्यादा इंपोर्टेंस होता नहीं, ठीक है ना। और ज्यादा डेवलप भी नहीं होता, ज्यादा ये फंक्शनल काम करता है, मतलब फंक्शनली इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। इसका फंक्शनली इम्पोर्टेंस कहाँ है, जैसे कि यदि हम बात करें कि एक्चुअली मिड ब्रेन का काम फिर कहाँ होगा, तो मिड ब्रेन का काम कहाँ होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल पावर होती है। तो जिन एनिमल्स के अंदर मिड ब्रेन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप होता है कंपेयर टू फोर ब्रेन या हाइंड ब्रेन। ह्यूमन बीइंग में क्या है, फोर ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप होता है और हाइंड ब्रेन पूरी प्रॉपरली डेवलप है, लेकिन मिड ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप नहीं है ह्यूमन बीइंग में। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल पावर है, ठीक है ना। तो यदि उनके अंदर स्पेशल पावर है तो वो क्यों है, बिकॉज ऑफ उनका मिड ब्रेन बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। उनका फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है इतना अच्छा डेवलप नहीं होगा जितना अच्छा डेवलप उनका मिड ब्रेन होगा। और इसी कारण से उनके अंदर वो जो स्पेशल पावर है वो इसीलिए रहती है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल बात कर, जैसे कोई चील है, बाज, बाज जो हवा में उड़ती है, पक्षी, बर्ड, बाज या चील, ठीक है ना, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रही होती है, बहुत ऊंचाई पर उड़ रही होती है। वो इतनी ऊंचाई से उनको अर्थ पर, जमीन पर चलता हुआ कोई भी जानवर या कोई भी कीड़ा तक दिख जाता है, ठीक है ना, देख लेते हैं ना, इतनी ऊंचाई से देख लेते हैं। तो वो क्यों देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ उनका मिड ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होता है। उस मिड ब्रेन डेवलप होने के कारण उनके अंदर स्पेशल पावर आ जाती है, कितनी दूर से वो देख पा रहा है। जैसे कि और हम देखें और भी कई सारे ऐसे जानवर हैं, डॉग की बात करें, डॉग में एक स्पेशल पावर है स्मेल की, है ना, ये वो स्मेल ले लेते हैं, ठीक है ना। यदि कोई, जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे अच्छी स्मेल की पावर किसकी होती है, डॉग की होती है। तो वो जो डॉग के अंदर स्मेल की पावर है, एक स्पेशल पावर है ना, हम लोगों के अंदर तो इतनी अच्छी स्पेशल पावर होती नहीं है कि हम स्मेल ले सके, ठीक है ना। तो वो क्यों है, बिकॉज ऑफ डॉग का जो जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह से वेल डेवलप होता है। और जब मिड ब्रेन वेल डेवलप हो जाता है तब क्या होता है, वो एक स्पेशल पावर की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना। और भी कई ऐसे आपको जो है जानवर, ऐसे एनिमल्स मिल जाएंगे, है ना, कई सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर कुछ विशेषता होती है, कुछ स्पेशल पावर होती है, ठीक है ना। घोड़ा काफी अच्छी तेजी से जो है दौड़ लेता है, ठीक है ना। क्यों दौड़ पा रहा है, मसल्स तो है, उसके जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो दौड़ने के लिए तो है, लेकिन इतनी तेजी से जो है दौड़ रहा है, उसका मिड ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसी कोई स्पेशल पावर है नहीं, बिकॉज ऑफ हमारा जो मिड ब्रेन है वो उतना अच्छा प्रॉपरली डेवलप नहीं है। और देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग, इंसानों को जो है स्पेशल पावर की जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। क्या जरूरत है इंसानों को, हमारा मिड ब्रेन भले ही इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन हमारा फोर ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप है, हमारा जो हाइड ब्रेन है वो इतना दोनों का यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार मशीन को इन्वेंट कर सकते हैं। अब हमें दूर का देखना
हमें यदि दूर का देखना है, हमने टेलीस्कोप बना रखा है ना? टेलीस्कोप जो है ह्यूमन बीइंग ने बना लिया, वो यहाँ पे अर्थ पर बैठा-बैठा मून के क्रेटर्स देख सकता है टेलीस्कोप की हेल्प से। तो हम दूर का देख तो रहे हैं। यदि मान लो हमें दूर का सुनना है, तो हमने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कर लिया, हमने टेलीफ़ोन का आविष्कार कर लिया। यहाँ बैठे-बैठे हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, विदेश में कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ़ोरब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप था और उसका इतना प्रॉपर तरीके से डेवलप होने के कारण ही हमने क्या करा, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने ऐसी मशीन तैयार कर रखी है, तो हम जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा मिडब्रेन डेवलप हो या ना हो, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जानवरों का क्या है, फ़ोरब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए वो आविष्कार नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका फ़ोरब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप ही नहीं है। तो नेचर ने क्या करा, उनका मिड ब्रेन ज़्यादा डेवलप कर दिया ताकि उनके अंदर थोड़ी स्पेशल पावर आ जाए। यदि बाई चांस हमारा भी मिड ब्रेन डेवलप हो जाता, फॉर द एग्ज़ाम्पल हमारा भी मिड ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो जाता, तो हमारे अंदर भी स्पेशल पावर आ जाती, ठीक है ना? यहाँ बैठे-बैठे हम दूर का सुन लेते, यहाँ बैठे-बैठे हम दूर का देख लेते, बहुत दूर का देख लेते। ठीक है ना? लेकिन हमारा मिड ब्रेन नहीं है, तो वो स्पेशल पावर हमारे अंदर होती नहीं। तो मिड ब्रेन का कोई रोल ही नहीं है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? ह्यूमन बीइंग के अंदर मिड ब्रेन का कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता। ठीक समझ में आई इतनी बात? देख, एक चीज़ और हम बता रहे हैं, जब हम फोर ब्रेन को देखते हैं, अब यहाँ पे हमने जब डायग्राम बनाया तो एक चीज़ हम और देखें। जब हम फोर ब्रेन को देखते हैं, तो फोर ब्रेन को देखने पर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से डिप्रेशंस दिखाई देते हैं। ठीक है ना? फोर ब्रेन के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं? इस तरह से उभार दिखाई देते हैं। ठीक है ना? कई सारे उभार दिखाई देते हैं। हमने ब्रेन दिखाया भी था और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो फोर ब्रेन में ये टेलेंसिफेरॉन वाला जो पार्ट होता है, इस तरह से हमें क्या दिखाई देते हैं? डिप्रेशन, मतलब एक गड्ढा दिखाई देगा, फिर उभार, मतलब इस तरह से एक गड्ढा दिखाई देगा, ये गड्ढा है, फिर इस तरह से उभार है। ये उभार है, फिर एक गड्ढा है, फिर उभार है, फिर एक गड्ढा है। तो इस तरह से उभार और गड्ढे दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सल्कस एंड डायरी। इन उभार को और गड्ढे को, ठीक है, मतलब एलिवेशन को और डिप्रेशन को, ब्रेन के टेलेंसिफेरॉन में जो एलिवेशंस दिखाई दे रहे हैं और जो डिप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है सल्कस एंड गाइड। सल्कस एंड गाइड। तो टेलेंसिफेरॉन में क्या मिलते हैं हमें? टेलेंसिफेरॉन में हमें सल्कस एंड गायरी दिखाई देते हैं। ठीक है ना? सल्कस एंड गायरी मतलब उभार, मीन्स एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। ठीक है ना? और ये सल्कस और गायरी एक्चुअली क्यों दिखाई देते हैं? ये करते क्या है सल्कस और गायरी? इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारा ये जो पूरा ब्रेन है, ये किससे मिलके बना है? जैसे कि हमारे बॉडी सेल से मिलके बनी है। तो यदि हम जब ब्रेन को देखेंगे, तो ये किससे मिलके बना है? न्यूरॉन से मिलके बना है। कई सारे न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की फंक्शनल यूनिट भी होती है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है। मतलब न्यूरॉन्स फंक्शन भी करते हैं और ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग 20 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है ना? यदि कोई पूछे कि कितने न्यूरॉन से मिलके ब्रेन बना हुआ है, तो लगभग 20 टू 50, है ना, 20 से 50 बिलियन, है ना, नंबर यदि हम देखें, तो 20 टू 50 बिलियन ऑफ न्यूरॉन से मिलके हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन बना हुआ है। और 20 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। संख्या यदि हम देखें इसको नंबर में, तो काफी ज्यादा होते हैं। और नंबर में इतने ज्यादा होते हैं, तो और हमारा जो टेलेंसेफेलॉन वाला जो पार्ट है, इन टेलेंसेफेलॉन वाले पार्ट के कंपैरिजन में वो न्यूरॉन्स काफी ज्यादा है। टेलेंसेफेलॉन उनके कंपैरिजन में छोटा पड़ता है। तो उनको एडजस्ट करने के लिए, न्यूरॉन्स को प्रॉपर एडजस्ट करने के लिए, न्यूरॉन्स के प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर सल्कस और गायरी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना? यदि कोई आपसे पूछे कि सल्कस और गायरी का फॉर्मेशन टेलेंसेफेलॉन में क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इतने ज्यादा नंबर में न्यूरॉन्स हैं और उसको एक छोटे सी जगह पर क्या होना है? एडजस्ट होना है। ठीक है ना? तो वो एडजस्टमेंट के लिए वहाँ पर
क्या बन गए, सल्कस और, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो आप ना कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक एग्जांपल हम और देते हैं आपको कि आप इसको कैसे समझ, मान लो एक कोई वायर है, ठीक है ना, इस सल्कस और गायरी क्यों बन रहा है बताओ। मान लो ये एक लंबा वायर है, ये इतना लंबा वायर है, ठीक है ना, एक तार है, एक वायर है, कुछ भी कह सकते हैं, एक लंबा सा वायर। तो इसको हमें इतने स्पेस में क्या करना है, इतने स्पेस में इस वायर को डालना है, ठीक है ना। एक अच्छा सा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं ताकि आप इस हल्कस और गायरी का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है ये समझ सकें। मान लो इतना लंबा वायर है, उसको इतने से स्पेस में डालना है, ठीक है ना, कि प्रॉपरली वो वायर इतने से स्पेस में डल जाए। तो कैसे डालेंगे हम इसको, इस तरह से कॉइल कर सकते हैं ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वायर को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, वायर है ना, वायर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जिगजैग कर सकते हैं। यदि हम वायर को ऐसे जिगजैग कर दें तो वायर की क्या हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। वायर था इतना बड़ा, ये वायर इतना बड़ा था, हमने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर इस तरह से कर दिया। अब हम इसको इतने कम स्पेस में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यदि ये लंबा का लंबा होता तो हम इसको इतने स्पेस में एडजस्ट नहीं कर पाते। जब हम इसको इस तरह से जिगजैग कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कम हो जाएगी ना, और ये इतने से स्पेस में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। सेम बस ऐसा ही यहाँ हो रहा है कि इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, 20 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हैं। अब 20 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इतने कम जगह पर एडजस्ट होने हैं, तो वहां पर क्या बन गया, सल्कस और गायरी बन गया, ठीक है। तो याद रखना, जो वायर ये जो हमने तार का एग्जांपल दिया है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि जब एक बहुत लंबा सा तार है और उसको इतनी सी जगह में हमें एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने लंबे वायर को हमको फोल्ड कर देना पड़ेगा, हमें इस तरह से हम मोड़ देंगे, जिगजैग कर देंगे, तो वो वायर तो है उतना ही बड़ा, लेकिन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी कम। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने वायर को कट किया है या वायर तो उतना ही बड़ा है, उसकी लेंथ उतनी बड़ी है, यदि हम उसको खींचेंगे फिर से इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और वो इतने कम जगह में क्या हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है। तो सेम ऐसा यहाँ भी हो रहा है, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, उसको कम जगह पर एडजस्ट होना है, तो वहां पर सल्कस और गायरी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सल्कस और गायरी बताना था। फिर ये हमारा हो गया फोर ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है ना। फोर ब्रेन हमने देख लिया, फोर ब्रेन में फिर से हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि हाइंड ब्रेन जो है वो हम कल के लेक्चर में ही पढ़ाएंगे। तो जल्दी से अभी तक हमने 2 से 3 क्लासेस में जो भी पढ़ा है जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। देखिए, ब्रेन को हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला था हमारा फोर ब्रेन, फिर था मिड ब्रेन और फिर था हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अगेन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था हमारा टेलेंसेफेलॉन और दूसरा था हमारा डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन को अगेन हमने क्या करा था, इसके हमने 4 लोब बता दिए थे। कौन कौन से लोग थे 4 लोग, को फ्रंटल लोब था, पेराइटल लोब था, टेम्पोरल लोब था और ऑक्सीपिटल लोब था। इन चारों लोब्स के हमने फंक्शंस भी बताए थे कि ये फंक्शन क्या करते हैं। जैसे कि फ्रंटल लोब हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। देन जो टेस्ट के सेंसेशंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, फ्रंटल लोब के पास जाते हैं। जैसे हमने ऑक्सीपिटल लोब में देखा था कि जो हमारे साइड के, जो हमारे देखने के सेंसेशंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे ऑक्सीपिटल लोब पर जाते हैं। फिर पेराइटल लोब पर क्या जाएंगे, हमारे जो है हियरिंग के सेंसेशन हमारे पेराइटल लोब पर जाएंगे। और टेम्पोरल लोब पर क्या जाते हैं, हमारे स्मेल के सेंसेशंस जाते हैं, ठीक है। इन तीनों लोब्स के पास हमने क्या देखे थे, 3 तरह के सेंटर्स देखे थे। पहला सेंटर्स था सेंसरी सेंटर्स, दूसरा सेंटर्स था एसोसिएशन सेंटर्स और तीसरा जो सेंटर्स था वो था हमारा मोटर सेंटर। और इन सेंटर्स का काम क्या था कि सेंसेशंस पहले जो है सेंसरी सेंटर्स के पास आएंगे, फिर एसोसिएशन सेंटर्स के पास आएंगे, और एसोसिएशन सेंटर्स के थ्रू हमें पता चल पाएगा, वहां से मैच होगी, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो मैच होगी। और फिर वो मोटर रिस्पॉन्स के थ्रू, मोटर सेंटर्स के थ्रू हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये था हमारा टेलेंसेफेलॉन वाला पार्ट। फिर हमने आज क्या डायंसेफेलॉन देखा। डायंसेफेलॉन में हमने अगेन 2 तरह की चीजें देखी या 2 तरह के स्ट्रक्चर्स देखे। पहला था हमारा थैलेमस और दूसरा था हमारा लिम्बिक सिस्टम।
रिसेप्शनिस्ट काम कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, फिर थैलेमस के पास आएगी, वो थैलेमस क्या करेगा, उन इंफॉर्मेशंस को जहाँ भी जाना है, तो वो थैलेमस क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को वहाँ पर भेजने का काम करता है। फिर हमने लिम्बिक सिस्टम देखा, लिम्बिक सिस्टम ने हमने क्या बताया कि लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बनाता है। मीन्स यदि हम रोबोट से अलग हैं, हम मशीनों से अलग हैं बिकॉज़ ऑफ लिम्बिक सिस्टम। क्योंकि मशीन के पास, रोबोट के पास क्या नहीं होता, लिम्बिक सिस्टम नहीं होता, हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें हैं या 3 तरह के पार्ट्स हैं। एमिग्डाला जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे इमोशंस कहाँ से आ रहे होते हैं, हमारे एमिग्डाला वाले पार्ट से आ रहे होते हैं। ठीक है ना? तो दूसरा था हमारा क्या, हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस हमारी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी नहीं भूलते। जो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते, है ना? कुछ हमारे लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम कभी नहीं भूलते। तो वो चीज़ें जिसको हम कभी नहीं भूल रहे हैं, इट मीन्स वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है, तभी हम नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है ना? और क्या होगा, तो पहले तो चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती हैं और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाती हैं। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो मेंटेन करने का काम कर रहा होता है, वो है हमारा हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट। तो हमारी मेमोरी जो है वो हिप्पोकैम्पस बनाती है। ठीक है ना? एक चीज़ हम और बता दें कि एक याददाश्त खो जाना है ना, हमने मूवीज़ में देखा है ज़्यादातर कि याददाश्त खो जाते हैं, ठीक है ना? मेमोरी लॉस हो जाती है उनकी। तो जो वो मेमोरी लॉस होती है, वो हिप्पोकैम्पस में चोट लगने के कारण या हिप्पोकैम्पस जब हमारा अफ़ेक्ट हो जाता है, तब हम क्या होते हैं, हम हमारी याददाश्त खो जाते हैं, है ना? मतलब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें अफ़ेक्ट रहती है। मूवीज़ में आप लोगों ने अधिकतर ऐसा देखा होगा कि सिर पर चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हीरो है उसका एक्सीडेंट हुआ, सिर पर चोट लगी थी, तो वो अपनी याददाश्त खो देता है ना? वो अपने माता-पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को नहीं पहचान पाता। तो आप समझ पा रहे होंगे वो दोस्तों को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, माता-पिता को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि वो जो हिप्पोकैम्पस वाला जो पार्ट है, तो हिप्पोकैम्पस उसमें अफ़ेक्ट हो जाता है। अब हिप्पोकैम्पस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है और ये सब चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर पड़ी हुई हैं, इसलिए तो फिर वो पहचान नहीं पाता है, ठीक है ना? हालाँकि बाकी काम वो अपने कर लेगा, ड्राइविंग यदि उसको आती है, मान लो कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो गया, ठीक है ना? तो वो ड्राइविंग यदि करना जानता था पहले या तैरना जानता था, तो वो तैर लेगा, ठीक है ना? भले ही वो अपनी याददाश्त खो चुका है, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन वो तैर ज़रूर लेगा। आप उसको धक्का दे देंगे पानी में, वो तैर के वापस आ जाएगा। यदि उसको गाड़ी चलाना आती है, कार ड्राइव करना आती है, तो वो कार ड्राइव करके भी आ जाएगा। तो वो ये चीज़ें तो नहीं भूला, कार ड्राइव करना नहीं भूला, वो तैरना नहीं भूला, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पा रहा है, अपने फ्रेंड सर्किल को नहीं पहचान पा रहा है। यहाँ तक कि उसको अपना खुद का नाम भी नहीं पता होता, खुद का नाम भी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग करना नहीं भूला, स्विमिंग करना नहीं भूला, यदि उसको लिखना आता है, वो लिखना भी नहीं भूलेगा, उसको पढ़ना आता है, वो पढ़ना भी नहीं भूलेगा, पढ़ भी लेगा वो, है ना? लेकिन क्या है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पा रहा, अपना नाम नहीं पहचान पा रहा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, किस सिटी में रहता हूँ, वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हिप्पोकैम्पस में सेव हैं। तो जो भी चीज़ें हिप्पोकैम्पस में सेव रहती हैं, वो भूल जाएगा वो, है ना? यदि उसकी मेमोरी लॉस नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें ड्राइविंग करना, लिखना, पढ़ना, ठीक है ना? ये सब नहीं भूलता। स्विमिंग करना, यदि उसके पास कोई स्किल है, यदि मान लो वो म्यूजिशियन है, तो वो म्यूज़िक बजा लेगा, क्योंकि ये हिप्पोकैम्पस में सेव नहीं रहती है। ठीक है ना? ये इन्फॉर्मेशन उसके हिप्पोकैम्पस में सेव नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है, ये हमारे फोर ब्रेन में सेव है। तो फोर ब्रेन यदि अफेक्ट नहीं हुआ, है ना? ये कब होगा? यदि उसका फोर ब्रेन अफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ हिप्पोकैम्पस अफेक्ट हुआ है या उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट हुई है, तब वो अपने पेरेंट्स को भूल जाएगा, जो चीज़ें उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है वो भूल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें उसके फोर ब्रेन में सेव है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, है ना? स्विमिंग करना, हमारी जो स्किल होती है, ये हमारे फोर ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। और फोर ब्रेन यदि अफेक्ट नहीं होता है ऐसी कंडीशन में, टाइमिंग देगा ना, तो ठीक वो है, ये सब जस्ट चीज़ें 5 मिनट्स, करता रहेगा। जस्ट है कैंसिल। ना? तो मूवीज़ में जो दिखाते हैं, कभी-कभी कुछ चीज़ें सही भी दिखा देते हैं, है ना? जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा भी है ऐसा, कि वो अपना नाम उसको याद नहीं आ रहा, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, उसको अपना नाम ही याद नहीं आ रहा हाँ, है, वो एकदम वो सही कहाँ था। का है उसको याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना? वो अपने पेरेंट्स को नहीं
पहचान पा रहा है, वो अपने वाइफ को नहीं पहचान पा रहा है, ऐसा हम देखते हैं ना मूवीज में। वो कभी कभी ठीक सही चीजें बता देते हैं, मीन्स वो चीजें वही रिमाइंड नहीं कर पाएगा जो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर थी। वो ज्यादातर, एक हम बात और बता दें कि जिसकी मेमोरी लॉस होती है, वो लॉस मेमोरी के कंडीशन में होता क्या है, उसका हिप्पोकैम्पस ही अफेक्ट होता है। और हिप्पोकैम्पस जब अफेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं पहचान पाएगा चीजों को, है ना, क्योंकि सभी चीजें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखी हुई है, नाम भी नहीं आता है उसके बाद, क्योंकि नाम भी हमारा हिप्पोकैम्पस में ही होता है। और जो चीजें हमारी, जो स्किल रहती है, हमारा लिखना, स्विमिंग करना, कार ड्राइविंग करना, जो भी हमारी स्किल है, वो स्किल हमारी कहाँ रहती है, हमारे फ्रंटल लोब से रिलेटेड होती है ना, मतलब वो फोर ब्रेन के अंदर होती है। तो फोर ब्रेन अफेक्ट तो हुआ नहीं, हिप्पोकैम्पस हुआ, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। अब बाद में फिर ये भी देखने को मिलता है मूवीज में हमें कि सर में उसकी चोट लगी थी तो उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, और फिर से यदि उसको चोट लग जाए सर में तो उसकी मेमोरी आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, वो हर कुछ दिखाता है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक बार चोट लगी तो उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, अब दूसरी बार फिर चोट लगेगी तो मेमोरी उसकी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है ना। वो तो फिर फिल्मों में कुछ भी बकवास दिखाते हैं कि एक बार एक्सीडेंट हुआ, स्टार्टिंग में एक्सीडेंट हुआ था, मेमोरी चली गई थी, अब क्लाइमेक्स आने वाला है तो क्लाइमेक्स में उसका फिर से एक्सीडेंट करा देते हैं हीरो का, उसकी मेमोरी आ जाती है। तो ये तो बकवास है। तो ऐसा नहीं होता कि फिर से चोट लगे तो मेमोरी आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो हाइंड ब्रेन है वो हम कल पढ़ेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके पूछिएगा, नहीं तो हम यहाँ पे क्लास बंद कर देंगे। ठीक है ना। चलिए। सर जी, सर्कस गायरी समझा दीजिए सर। सर्कस और गायरी में अंतर समझा दीजिए सर थोड़ा सा। सर्कस क्या होता है, गायरी क्या होता है, उभरा हुआ भाग सर्कस होता है कि डीप भाग गायरी होता है, ये समझा दीजिए सर। क्या पूछ रहे हैं बताइए। सर सर्कस उभरा हुआ भाग होता है या डीप भाग होता है, गायरी उभरा हुआ होता है या डीप होता है, इनके अंतर समझा दीजिए सर, अच्छा। सर्कस और गायरी में। सल्कस तो सर न्यूरॉन के लिए हो गया, लेकिन गायरी यानी उसमें क्या रहता है? गायरी में सल्कस बोले तो न्यूरॉन एक पे एक आ गए, ज्यादा ऑपरेशन हो गए को मिलियन में है तारों तो। को, देखिए सल्कस और गायरी, एक मिनट रुकिए, 2 मिनट दे दूं क्या, दे रहा हूं। अरे भाई माइक तो म्यूट कर लो। चलिए चलिए चलिए, हाँ क्या पूछ रहे हैं, सल्कस है गायरी, है ना। देखिए सल्कस और गायरी एक्चुअली क्या है, अभी हमने बताया कई सारे न्यूरॉन्स को, इतने 20 मिलियन और 20 बिलियन, 20 to 50 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स एक इतनी सी जगह पर जो है एडजस्ट होना चाहते हैं। तो अभी हमने जो एग्जांपल दिया, ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक लंबा सा तार है, इतने लंबे तार को हम इतनी कम जगह पे जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यदि हम इस तरह से जिगजैग कर दें तो क्या होगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी और हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अब सल्कस और गायरी में क्या होता है, देखिए सल्कस, ये जो उभार हमें दिख रहा है ये हमारा सल्कस हो गया, ठीक है ना, और गायरी जो है ये हमारी गायरी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सल्कस, जो उभार हमें दिख रहा है ये सल्कस, और जो हमें डिप्रेशन दिख रहा है ये गायरी है। तो दोनों को एक साथ क्या हम बोल देते हैं, सल्कस एंड गायरी। ठीक है सर मेरा एक छोटा सा सवाल है प्लीज। हाँ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, जैसे कुछ व्यक्तियों को कोई चीज ज्यादा दिन तक याद में रहती है, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत ही थोड़े कम समय में भूल जाते हैं, तो कौन सा भाग इफेक्टेड रहता है? नहीं देखिए, अगर ये जरूरी नहीं है कि, देखिए नॉर्मल व्यक्ति भी भूल जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल भी यदि कोई व्यक्ति है तो जरूरी तो है उसका कोई पार्ट अफेक्टेड है तो ही जो है फोर ब्रेन, एक्चुअली देखिए जो हमारा शॉर्ट मेमोरी है वो जो है रिलेटेड, ज्यादातर रिलेटेड होता है हमारे फोर ब्रेन से, और हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो रिलेटेड होती है हमारी हिप्पोकैम्पस से, ठीक है ना। और दूसरी चीज हम और आपको बता दें कि पहले चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, कुछ देर के लिए चीजें रहेंगी, यदि हम पढ़ रहे हैं तो
थोड़े से देर के लिए वो चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रहेंगी, ठीक है ना, हम कह सकते हैं फ्यू सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, फ्यू सेकेंड स्टोर रहती है और फिर उसके बाद वो हट जाती है, वो वहां से निकल जाएगी। एक्चुअली ये जो भूलने की जो वो होती है ना, भूलना, ये भूलना एक नॉर्मल जो है, हम कह सकते हैं कि भूलना ह्यूमन बीइंग के लिए एक नॉर्मल चीज है। भूलना जरूरी है, ये हमारा ब्रेन को इस तरह से बनाया गया है कि हम चीजों को भूले भी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा हम और इसको डीप में बता दें कि यदि हम चीजें भूल नहीं पाए ना, तो हम जी भी नहीं पाएंगे। चीजें भूल जाते हैं हम, इसलिए हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर मान लो हम भूले ही ना, तो ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बताएंगे योगेंद्र काछी जी, बता। यदि हम तो ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन का डेवलपमेंट इस तरह से होता है, या नेचर ने, गॉड ने ब्रेन बनाया ही ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग भूल सके। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जल्दी से आप बता देते हैं, पढ़ा देंगे हम, मेमोरी के बारे में भी आपको पढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी इन शॉर्ट हम देख लेते हैं। पहले होती है हमारी सेंसरी मेमोरी। 3 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, फिर दूसरी मेमोरी होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो तीसरी टाइप की मेमोरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी से मतलब है कि सेंसेस के थ्रू सबसे पहले वो सेंसरी मेमोरी में आ रही है। जैसे यदि हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो सेंसरी मेमोरी के अंदर आएगी। सेंसरी मेमोरी क्या करती है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर भेज देगी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ी देर के लिए वो चीज रहेगी। यदि हम क्या करें, यदि हम थोड़ा सा रिहर्सल कर दें, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई थिंग आई है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कोई भी थिंग यदि आई है, यदि हम उसको क्या करें, उस पर जरा ध्यान दे दें, ठीक है ना, तो वो चीज कहाँ चली जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी यदि हम ध्यान देंगे तो। अदरवाइज यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो यहीं से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी ही नहीं। तो ये चीज गायब क्यों हो गई, ये नेचर ने ऐसा बनाया ही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाई ही इसलिए ताकि चीजें जा सके। अगर मान लो शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बनाता नेचर, तो क्या होता, सेंसरी मेमोरी से वो चीज डायरेक्ट कहाँ जाती, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती। और कोई भी चीज डायरेक्टली यदि हमेशा ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती, शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, तो ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता था। चीजें भूलना सही है ह्यूमन बीइंग के लिए, तभी वो सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ये चीज हम आपको और समझा देंगे जब हम मेमोरी पढ़ाएंगे। मतलब ब्रेन को ओवरलोड से बचाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी रहती है। देखिए एक्चुअली होता क्या, मान लो किसी की फैमिली में कोई दुखद घटना हुई, ठीक है ना, मान लो कोई ऐसी दुखद घटना हो गई, अब होगा क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो आज से 10 साल बाद भी उसको कल की घटना ऐसा लगेगा, 10 साल भी हो जाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कल ही वो घटना घटी, ठीक है ना, क्योंकि वो चीजें भूल ही नहीं पाएगा। वो उसी दिन में रहेगा जिस दिन वो घटना हुई थी, वो उसी दिन में रहेगा, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी ही नहीं है ना। समझ पा रहे हो, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। हम चीजों को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो हटा देती है ना। वो बाकी चीज वहां पर जब पढ़ेंगे ना, मेमोरी पढ़ा देंगे ना, है ना, तो मेमोरी जब हम पढ़ाएंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म किस तरह से काम कर रही है, तो हम वहां पे और अच्छे से बता देंगे। चलिए समझ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ऐसा क्यों होता है कि इंसान दुख वाली चीजें ही भूल पाता है और वो हम पढ़ाएंगे, वो हम बोलते हैं कि वही हमने बताया कि जब हम मेमोरी पढ़ाएंगे, अभी क्या है कि मेमोरी को पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या है कि मेमोरी एक पूरा का पूरा एक बड़ा कंसेप्ट है ना, मेमोरी इतना छोटा पार्ट नहीं है, मेमोरी का पूरा एक बड़ा कंसेप्ट है। तो आगे चल के हम जो है नर्वस सिस्टम पढ़ ही रहे हैं, तो पूरा मेमोरी भी पढ़ा देंगे। और जब मेमोरी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ये भी पता चल पाएगा कि चीजों को हम किस तरह से याद रख सकते हैं जो हम पढ़ते हैं हमारे स्टडी के लिए, ठीक है। तो वो ओके, थैंक यू। चलिए क्लास मैंने कल की बात करेंगे। प्लीज टीच टुमारो ओनली सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके।